सिर प्रेयर। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में हमारा आत्म विकास समाया हुआ है। वही में सर्वम ओम। आत्मनि में त्वम् ओम। स्मारे स्मारे ओम। चित्तम शामय शामय ओम। स्मराणि सोऽहम् ओम। शांतं चिन्मयम् ओम। त्वतस्थं केवलम् ओम। स्मरामि शुद्धम् ओम। Okay. So last time we looked at some techniques. कुछ तकनीकों पे हमने देखा, चर्चा की, जिनको परिक्रम कहते हैं। तो परिक्रम का अर्थ है चित्त की शुद्धि के लिए जो उपाय किए जाते हैं, उन उपायों को यहाँ पे परिक्रम कहा गया है। बहुत सारे उपाय हो सकते हैं, आगे हम लोग देखेंगे और भी कुछ उपाय हैं। उसमें से हम लोगों ने मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा का अभ्यास कैसे मन को स्थिति देने में, मन को एकाग्र करने में, मन को शांत करने में, मन को शुद्ध करने में मदद कर सकता है, वो हम लोगों ने देखा पिछले सूत्र में। और उसके पहले के सूत्र में 31वें सूत्र में हम लोगों ने देखा था कि जो विक्षेप है उनके साथ में कुछ और बातें साथ में चलती हैं। तो कौन सी बातें हैं? दुख है, दौर्मनस्य है, अंग में जैत्व है, श्वास प्रश्वास है। तो ये जो चार हैं, इनका इनका भी रोध हो जाता है। तो उसका जो लास्ट वाला हम लोगों ने डिस्कस किया था कि श्वास और प्रश्वास कैसे विक्षेप सहभुव है। तो ये जो विक्षेप, जो लास्ट वाला चौथा है, श्वास प्रश्वास, इरेग्युलर ब्रीदिंग जो रहती है या तीव्र गति से जो ब्रीदिंग रहती है, वो दुख के साथ जुड़ी रहती है। वो हम लोगों ने चर्चा की। तो आज जो टेक्निक हम लोग बात करेंगे, आज जिस परिक्रम की हम बात करेंगे, वो है प्राणायाम। प्राणायाम की विधि से, प्राणायाम की एक विशेष विधि का की यहाँ पे ये सूत्र में चर्चा की गई है। प्राणायाम अपने आप में तो बहुत बड़ा विषय है, लेकिन प्राणायाम की एक विशेष विधि जिसके जरिए बिल्कुल आसानी से मन को नियंत्रण में लाया जा सकता है, मन को शुद्ध किया जा सकता है, मन को स्टेबलाइज किया जा सकता है, ऐसी प्रक्रिया ये आज के सूत्र में बताई गई है। तो ये सूत्र क्या है? प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। प्राण या श्वास वायु के प्रच्छर्दन, प्रच्छर्दन का अर्थ है विशेष विधि से उसको निष्कासित करना, उसको बाहर निकालना, सांस को छोड़ना।
प्राण या श्वास वायु के प्रच्छेदन और विधारण। विधारण का अर्थ है गति विच्छेद या रोकना। तो सांस एक विशेष विधि से छोड़कर रोकने से भी चित्त स्थिति लाभ करता है। चित्त जो है वो शुद्ध हो सकता है, चित्त जो है वो स्टेबल और शांत हो सकता है। तो कौन सी बात कही है? विशेष विधि से सांस छोड़नी और सांस छोड़ने के बाद में सांस को रोक के रखना, ये जो प्रक्रिया है इसके द्वारा चित्त शांत हो सकता है। तो ये एक विशेष प्रकार का प्राणायाम है। और अगर हम लोग अपने चित्त को, अभी हम लोग बहुत चित्त के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आगे भी जो टेक्निक्स आएंगी वो सभी ना थोड़ी सी उच्च दर्जे की टेक्निक्स और थोड़ी सी सूक्ष्म टेक्निक्स हैं। तो इनको इस्तेमाल करने में बहुत समझदारी से इस्तेमाल की जा सकती हैं। इसको अगर हम शुरू से योग का अभ्यास कर रहे हैं और अभ्यास करते करते हम लोगों को थोड़ा बहुत अपने मन पर नियंत्रण आ गया है, मन की थोड़ी समझ आ गई है, या समझो हमारे शरीर की मांसपेशियों पे अगर कुछ नियंत्रण आ गया है, तो ये जो प्राणायाम इसमें बताया गया है इसका बहुत आसानी से उपयोग किया जा सकता है और किसी भी परिस्थिति में उपयोग किया जा सकता है। क्योंकि बाकी टेक्निक्स में तो समझो हमको जैसे अगर बैठ के ध्यान करना है तो योग्य हम लोगों को जगह चाहिए, योग्य हम लोग को वातावरण चाहिए, या हम लोग अकेले होने चाहिए। अगर हम लोग रास्ते पे चल रहे हैं, अगर हम ट्रेन में जा रहे हैं, अगर हम स्टेशन पे बैठे हुए हैं, अगर हम ऑफिस में बैठे हुए हैं, तो बहुत सारी योग की प्रक्रियाएं वो हम लोग कर नहीं पाएंगे। लेकिन ये जो सांस की गति है वो तो किसी को मालूम नहीं पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो जहां कहीं पे भी है हम इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। और ये भी हम लोगों ने देखा कि योग में जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि चित्त को अगर हमको एकाग्र करना है तो कोई ना कोई आलंबन चाहिए, कोई ना कोई बंधन चाहिए। नहीं तो अगर हम बैठे हैं तो मन तो भटकते रहता है, मन कल्पनाओं में खो जाता है, इधर उधर भागते रहता है मन। और ऐसी कल्पनाओं में खोते रहने से वो मन हमारा मन तो कभी कंट्रोल में आता नहीं। और ये आदत होने की वजह से कभी भी जब हम प्रयत्न करते हैं मन को कंट्रोल करने का तो वो कंट्रोल होता नहीं, क्योंकि मन को आदत है भागने की इधर उधर। तो ऐसी स्थिति में अगर हम कहीं भी बैठे हैं, ऑफिस में है या कहीं भी है, तो ये प्राणायाम का अगर हमने थोड़ा सा अभ्यास किया तो हम उसको इस्तेमाल करके अपने मन को किसी भी परिस्थिति में शांत कर सकते हैं। ऐसा ये टेक्निक का इम्पोर्टेंस है। तो ये जो चित्त की स्थिति के लिए एक बंधन आवश्यक है, तो ये बंधन कौन सा होना चाहिए? अब अगर हम बोले, बहुत गलत लोगों के मन में प्राणायाम के विषय में समझ है। कई लोग तो प्राणायाम को बिल्कुल मतलब ब्रीदिंग एक्सरसाइज के तौर पे लेते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्राणायाम नहीं है। क्योंकि ब्रीदिंग एक्सरसाइज से क्या होता है, हम सोचते हैं कि जितनी देर हम ज़्यादा सांस को रोक पाएंगे उतना अच्छा है हमारे लिए, और वो हम लोग प्राणायाम कर रहे हैं। लेकिन सांस को रोकना ही प्राणायाम नहीं है। क्योंकि अगर सांस को रोकना प्राणायाम होता था तो कितने सारे हम लोग देखते हैं जो सांस को बहुत देर तक रोक सकते हैं। ये जो ओलंपिक वगैरह में जो रेसलर रहते हैं, कुश्ती लड़ते हैं, या जो मार्शल आर्टिस्ट रहते हैं, वो तो बहुत देर तक सांस को रोक सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्राणायाम कर रहे हैं। और कई ऐसे भी हैं जो डीप सी डाइविंग करते हैं, समुद्र के पानी में गहराई में जाते हैं, तो वो लोग को तो प्रैक्टिस की वजह से बहुत देर तक सांस रोकते हैं। तो सांस रोकी है लेकिन वो उसको भी प्राणायाम नहीं कह सकते, क्योंकि जब वो पानी से बाहर आते हैं तो उनकी मनस्थिति में तो कोई परिवर्तन नहीं आता, उनके विचारों में तो कोई परिवर्तन नहीं, वो जैसे गए रहते हैं वैसे ही वापस आ जाते हैं। तो प्राणायाम का अर्थ यहाँ पे, प्राणायाम क्यों करना है? प्राणायाम मन की स्थिति को बांधता है, मन को एकाग्र करता है। और मन को एकाग्र करने के साथ साथ में अपने बारे में गहरी समझ हम लोगों को प्राणायाम देता है। तो उस दृष्टि से केवल सांस का रोकना, केवल सांस की एक्सरसाइज, ये प्राणायाम नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि चित्त के बंधन के लिए जब हम प्राणायाम कर रहे हैं तभी मन पूरी तरह से एकाग्र होना जरूरी है। और एकाग्र पूरी तरह से नहीं भी है तो भी किसी न किसी जगह पे मन को बांध के रखना चाहिए। तो जैसे नासिकाग्र है, भ्रूमध्य है,
जीभ है, ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे मन को बांध के प्राणायाम कर सकते हैं। तो सांस लेते समय मन कहीं ना कहीं एक जगह पे एकाग्र होना बहुत जरूरी है। अगर एकाग्रता के साथ अगर प्राणायाम नहीं करेंगे तो क्या होगा? सीधा साधा अर्थ है कि हमारे मन की चंचलता घटने के बजाय बढ़ जाएगी, क्योंकि विचार करने के लिए जो शक्ति चाहिए वो प्राणायाम से आती है। और वो जैसे जैसे ऑक्सीजन, जैसे अब इसको हम लोग मॉडर्न लैंग्वेज में बोलेंगे तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बढ़ेगी तो क्या होता है? मन में विचार बढ़ते हैं, बिकॉज थॉट्स आर रनिंग ऑन ऑक्सीजन, मेंटल एक्टिविटी इज गोइंग ऑन ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अगर बढ़ गई तो विचार बढ़ जाएंगे। तो बिना सोचे समझे अगर हम प्राणायाम करेंगे तो मन की चंचलता घटने के बजाय मन की चंचलता बढ़ जाती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात है कि जब कभी भी प्राणायाम करें तो मन को पूरी तरह से एकाग्र करके और शरीर को भी स्थिर रखना है। तो आजकल तो मतलब बहुत सारी मॉडर्न ये प्राणायाम गतिविधियों के साथ प्राणायाम करते हैं, या चलते फिरते प्राणायाम करने का प्रयत्न करते हैं। तो ये जो प्राणायाम है ये बैठ के एकदम स्थिति में ही किया जा सकता है। तो कहीं पे भी हम स्थिर हैं, खड़े रह के भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, लेकिन शरीर जो है वो एकदम स्थिर होना चाहिए और मन को एकदम से एकाग्र करके करना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे जो कमेंटेटर हैं स्वामी हरियानंदारण्य, उन्होंने दो उक्तियां दी है, दो शास्त्रों का यहाँ पे उल्लेख किया है। एक तो महाभारत के शांति पर्व से उन्होंने कहा है कि ध्यान शून्य प्राणायाम करने से वाताधिक्य या चित्त चांचल्य होता है। वाताधिक्य का अर्थ मतलब क्या? वात बढ़ जाता है। वात मतलब क्या? वायु बढ़ जाता है। शरीर में जब वायु बढ़ जाएगा तो मन चंचल हो जाएगा। तो वाताधिक्य और मन चंचल हो जाते हैं, क्योंकि वाताधिक्य से मन को गति मिलती है, मन के विचारों को गति मिलती है। और फिर उन्होंने एक अमृतनाथ उपनिषद है उसका भी एक किया है कि प्राणायाम करते समय हमेशा मन को शून्य भाव में स्थित करना चाहिए। तो ये जो शून्य भाव है ये बहुत अच्छा है। तो इसमें कोई कोई भी बिना बिना कुछ सोचे मन को बिल्कुल स्थिर करके मन को बिल्कुल शून्य भाव में लाके प्राणायाम करना चाहिए। इसका मतलब जब हम सांस ले रहे हैं तो सांस की तरफ ध्यान होना चाहिए और मन शून्य होना चाहिए, कोई विचार नहीं होना चाहिए। जब सांस ले रहे हैं ऐसा ही होगा, सांस छोड़ रहे हैं या सांस को रोक रहे हैं तभी भी ये ऐसा ही होना चाहिए। तो इसको, इसका जो विधि दिया है वो कैसे, अभी वो बोलते हैं कि प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व पाण से विधि विशेष के द्वारा जो प्राणायाम किया जाता है उससे मन चंचल। तो विधि विशेष क्या है? प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम। तो इसमें धीरे 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 अब सांस ले रहे हैं, धीरे 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 सांस छोड़ते जाएंगे और छोड़ने के बाद में सांस को रोक देंगे। सांस खाली हो जाने के, लंग्स खाली हो जाने के बाद में थोड़ी देर सांस को रोक देंगे। जितनी देर सहजता से सांस को रोक सकते हैं उतनी देर सहजता से सांस को रोकेंगे। अब जब जब मन शून्य अवस्था में है, मन कुछ विचार नहीं कर रहा है और सांस को रोक के रखा है, तो अनुभव से ये बताया जा सकता है कि 2-3 राउंड करते ही मन एकदम शांत हो जाता है। मन जो इधर उधर भाग रहा है, भटक रहा है, उसको इमीडिएटली इससे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये विधि का जो अभ्यास है वो कैसे किया जाता है उसके बारे में कमेंटेटर ने लिखा है कि प्रश्वास का दीर्घ काल तक धीरे धीरे करने का अभ्यास या प्रयत्न करना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा, इसको अगर थोड़ा सा सीखना है तो कौन सा अभ्यास करना चाहिए? कि सांस ले रहे हैं, नॉर्मली हम लोग अपने सांस की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन अभ्यास करते समय अगर ध्यान देंगे तो जितनी देर में सांस ले रहे हैं उससे ज्यादा देर में धीरे 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 सांस को छोड़ना है। तो प्रश्वास की गति को धीरे धीरे कम करना है और ड्यूरेशन को बढ़ाते जाना है। तो कुछ शुरू शुरू में अभ्यास हम ऐसे करते हैं कि सांस लिया, धीरे धीरे सांस छोड़ रहे हैं और ध्यान रखेंगे कि कितनी देर में सांस ले। समझो 3 सेकंड में सांस लिया तो 6, 7, 8 सेकंड तक सांस छोड़ने का अभ्यास करना चाहिए। ये पहली प्रक्रिया बताई है उन्होंने। फिर ये जब भी हम लोग कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं और सांस को छोड़ रहे हैं, तो शरीर को बिल्कुल स्थिर रखना है। शरीर में जरा भी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब कोई मेडिटेटिव पोस्चर में सुखासन हुआ, पद्मासन हुआ, वज्रासन हुआ, अर्ध पद्मासन हुआ या सिद्धासन हुआ, इस प्रकार के जो मेडिटेटिव पोस्चर्स है उसमें ही बैठ के अगर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उस समय हम लोगों को स्पाइन को एकदम सीधा रखना है, खास करके पेट की एरिया
पेट के एरिया में जरा भी कुछ दबाव आना नहीं चाहिए। तो कुर्सी पे भी हम बैठते हैं तो कई बार पेट पे दबाव आता है, या हम सामने झुक के बैठते हैं तो पेट पे दबाव आता है। लेकिन मेडिटेटिव पोस्चर की खासियत क्या है कि उसमें स्पाइन, रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी रह सकती है। और जब गर्दन की और रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है तभी पेट के ऊपर से प्रेशर एकदम कम हो जाता है। तो पेट एकदम, पेट की एरिया जो है, उधर की एरिया है, वो एकदम से फ्री हो जाती है। और फिर तीसरी चीज कौन सी कही है? मन को शून्यवत या निसंकल्प रखना चाहिए। मन को शून्य रखा हुआ है और ये कर रहे हैं। और उसके बाद में धीरे धीरे सांस छोड़ना है। कुछ दिन इसका अभ्यास करने के बाद में फिर क्या करना है? सांस छोड़ते छोड़ते सांस को रोक देना है। तो शुरू शुरू में जब हम करेंगे तो 2 सेकेंड, 3 सेकेंड होगा, 4 सेकेंड होगा, लेकिन अगर हम रोज उसका प्रयत्न करेंगे तो कुछ दिनों में ये बढ़ के 8-10 सेकेंड हो जाएगा। इसको बहुत आगे भी ले जा सकते हैं, इसको 20-25-30 सेकेंड भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है, व्यक्तिगत अनुभव से मुझे लगता है, एक 10 सेकेंड तक अगर हम सांस छोड़ने के बाद में रुक सकते हैं तो दैट इज अ एक्सीलेंट अचीवमेंट। और वो 10 सेकेंड सांस रोकने से हमारे मन के ऊपर और हमारे शरीर के ऊपर उसके बहुत अच्छे परिणाम होते हैं। तो इस प्रकार से इसका अभ्यास करने के लिए कहा गया है। और दूसरी मतलब ये मतलब सिस्टम हो गया। और इसके पहले और क्या अभ्यास करना चाहिए कि पूरे शरीर और छाती को एकदम स्थिर रखकर केवल पेट का जो मूवमेंट है वो करना चाहिए। तो जब हम सांस छोड़ रहे हैं तब धीरे 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 पेट अंदर जाएगा, पेट अंदर जाएगा, और फिर सांस ले रहे हैं तो थोड़ा सा पेट बाहर जाएगा। इसीलिए पेट की एरिया को, उधर की एरिया को एकदम से फ्री रखना आवश्यक है। सो दैट जब हम, क्योंकि स्वाभाविक है, अगर शरीर की संरचना देखेंगे, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी अगर हम देखेंगे लंग्स की, तो क्या होता है जब हम सांस लेते हैं तो ये जो हमारा चेस्ट का भाग है, लंग्स और हार्ट, और बाकी जो विंड पाइप है और फूड पाइप है, ये एरिया को एक पर्दा डिवाइड करता है जिसको कहते हैं डायफ्राम। तो डायफ्राम के ऊपर हार्ट, लंग्स और ये रहते हैं, विंड पाइप, और नीचे क्या रहता है? स्टमक रहता है, पैनक्रियाज रहते हैं, लीवर रहता है, गॉल ब्लैडर रहता है, और जो भी शरीर मतलब अतड़ियाँ वगैरह जिसको हम लोग कहेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये डायफ्राम के नीचे रहता है। तो स्वाभाविक है जब हम सांस लेते हैं तो लंग्स जब भी फूलते हैं, लंग्स में जब हवा भरती है तो वो डायफ्राम को नीचे पुश करते हैं। जब डायफ्राम नीचे पुश होता है तो पेट के बाकी के जितने भी अवयव हैं, पेट, जठर है जैसे, लीवर है या पैनक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब थोड़ा सा बाहर आते हैं। बाहर आते हैं क्योंकि डायफ्राम उनको नीचे पुश कर रहा है। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो सांस छोड़ते समय लंग्स जो है वो खाली हो जाते हैं, तो वैक्यूम बन जाता है। वो वैक्यूम को फिल करने के लिए डायफ्राम ऊपर चले जाता है। तो डायफ्राम जब ऊपर जाता है तो पेट हमारा अंदर जाना चालू हो जाता है। इसीलिए हम लोग देखते हैं बच्चे को, बहुत आसान है इसको समझने के का, 6-8 महीने का बच्चा जो है वो अगर सोया हुआ है तो उसको ऑब्जर्व करने का। तो जब वो सांस ले रहा होता है तो एक तीव्र गति से उसका पेट ऊपर जाता है, और फिर जब सांस छोड़ता है तो पेट नीचे जाता है। तो उसके लंग्स में मूवमेंट नहीं दिखाई देगी। उसके अगर हम ध्यान से देखेंगे ना तो इसकी मूवमेंट जो है वो एब्डोमिनल में ज्यादा हो। सांस तो लंग्स में जा रही है लेकिन मूवमेंट एब्डोमिनल में क्यों हो रही है? क्योंकि डायफ्राम का इस्तेमाल हो रहा है। और बच्चे लोगों ने अभी तक, हम लोगों ने बहुत गलत ढंग से सांस लेने का तरीका सीख लिया। ज्यादातर लोग, हम लोगों में से ज्यादातर लोग सही ढंग से सांस कैसे लेने का ये भी नहीं जानते। गहरी सांस कैसे लेने का आपको जान के आश्चर्य होगा। मैं तो बहुत सालों से ये एक्सपेरिमेंट करते आया हूँ। मैं यंग लोगों को जब योगा सिखाता था तभी उनको, यंगस्टर्स रहते थे, कॉलेज के बच्चे लोग रहते थे, या ऐसे, मैं जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में था तो वहाँ पे नए नए इंस्पेक्टर जो बनते थे वो आते थे, यंग यंग पीपल। उनको जब मैं बोलता था कि गहरी सांस लो तो वो क्या करते थे? सीधा छाती को फुला लेते। तो उनके हिसाब से वो गहरा सांस है, लेकिन गहरा सांस तब तक नहीं ले सकते जब तक आप डायफ्राम को पूरी तरह से नीचे पुश नहीं कर रहे। अगर छाती नहीं भी फूले तो भी हम गहरा सांस ले सकते हैं अगर डायफ्राम नीचे जा रहा है तो। इसका डायफ्राम जब पुश कर रहा है इसका मतलब लंग्स में
और दूसरी बात यह है, थोड़ा सा एनाटॉमी अगर हम समझें तो लंग्स का सबसे चौड़ा हिस्सा कहाँ पे है? वो नीचे है। लंग्स का सबसे नैरो हिस्सा जो है वो ऊपर है। ऐसा ऐसा अगर शेप देखेंगे तो ऊपर लंग्स बहुत नैरो हो जाते हैं, नीचे बहुत चौड़ा है। तो अक्सर लोग सुपरफिशियली सांस लेके छाती के ऊपर के भाग को फुलाते हैं, जिससे लंग्स के जो नीचे के भाग में ऑक्सीजन जाती ही नहीं है, प्राणवायु जाती ही नहीं है। तो उसकी वजह से पूरी तरह से जो सांस है वो नहीं ले पाते हैं। तो ये सब को रेक्टिफाई करके एक अच्छे तरीके से सांस लेना सीख सकते हैं हम लोग, अगर हम पूरे स्पाइन को सीधा रख के, नेक को सीधा करके एकदम धीरे धीरे अभ्यास करें, धीरे धीरे सांस लें और पेट की गति को देखें। डायफ्राम नीचे जा रहा है तो पेट थोड़ा बाहर आ रहा है, डायफ्राम ऊपर आ रहा है, खाली हो रहा है लंग्स, तो पेट थोड़ा अंदर जा रहा है। और एकदम जेंटली इसको एकदम धीमी गति से करना। जब इसको हम धीमी गति से करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि पेट जब अंदर जा रहा है तो बहुत ही रिलैक्सिंग सूदिंग फीलिंग आती है। तो इस प्रकार से पेट को स्थिर रख के, शरीर को स्थिर रख के पेट का मूवमेंट देखना है। और ऐसे धीरे धीरे जब करेंगे तो क्या अनुभव होगा, पूरे शरीर में एक प्रकार की शांति, लघुता आना चालू हो जाएगी। पैरों के टिप्स से लेके सर के ऊपरी भाग तक पूरा शरीर थोड़ा शांत होना चालू हो जाएगा और एक अच्छी सुख की अनुभूति आना चालू हो जाती है जब इस प्रकार धीरे धीरे हम लोग सांस लेते हैं। इसके लिए अभ्यास की जरूरत है, और इसलिए मतलब कोई सही टीचर जब सिखाता है तभी ये सब चीजें अनुभव में आती हैं। तो ये जो जिन्होंने लिखा है ये तो बहुत बड़े महान योगी थे, तो उन्होंने ये तरीके बताए हैं कि आप घर में कैसे इसका अभ्यास कर सकते हैं। फिर अच्छे से करने पर पूरे शरीर में सुख का, लघुता का बोध होगा, और इसी इसी लघुता के आधार पे हमको आगे अभ्यास करना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। तो ये अभ्यास होने के बाद फिर अब रेचन तो हो गया, सांस छोड़ना सांस लेना तो हो गया। अब क्या करना है, धीरे धीरे सांस छोड़ते 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 उसकी गति को रोक देना है। तो पेट थोड़ा अंदर जा रहा है और सांस छूट गई तो अब पेट को वहीं, अब कोई मूवमेंट नहीं करनी है, पेट को वहीं पे रोक के सांस को रोक देना है और मन को एकदम स्थिर कर देना है। इसका अभ्यास थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। ये जब हो जाएगा तभी ये हम लोग प्रच्छन्न धारणाभ्याम, इसको आसानी से हम लोग कर सकते हैं। और इन सभी में जो मैंने कहा, जैसे मन को शांत रखना बहुत जरूरी है, तो ये जो है ये इसको कहते हैं कि अब इसका थोड़ा सा अगर हम समझने का प्रयत्न करें तो सांस लेने की जो प्रक्रिया रहती है उसमें चार भाग हैं: पूरक, कुंभक, रेचक और शून्य या बाह्य कुंभक। कई लोग जो शून्य को बाह्य कुंभक बोलते हैं, और सांस लेने के बाद जो सांस रोकी जाती है उसको अंतर कुंभक बोलते हैं। तो वही सेम, उसका अर्थ सेम ही है। तो चार चार भाग है ब्रीदिंग में। अब यहाँ पे हम लोगों को एक समझना चाहिए कि पतंजलि ने यहाँ पे ये बोला है कि उनकी उनकी ये मुझे लगता है फेवरेट टेक्निक रही होगी, क्योंकि आगे जब हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे पतंजलि योग सूत्रों में, तो चैप्टर 2 में सूत्र 49 में वहाँ वहाँ से प्राणायाम का जब ये चालू होता है डिस्क्रिप्शन, तो चार प्रकार के प्राणायाम पतंजलि ने बताए हैं। वो चार प्रकार के प्राणायाम वहाँ पे उन्होंने बता दिए, लेकिन अब यहाँ पे वो एक ही प्रकार का प्राणायाम बता रहे हैं, और वो भी इसीलिए बता रहे कि मन को शांत करने के लिए आप ये प्राणायाम करो। तो इसका मतलब ही इज फेवरिंग, तो सांस लेके भी रोक सकते हैं। तो अब ये फर्क क्या है हठ योग के प्राणायाम में और ये प्राणायाम में, फर्क क्या है इसको हम लोग समझेंगे। हठ योग अगर हम देखेंगे, हठ योग में जितने भी, अब आप में से कई लोग टीचर हैं इसीलिए मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ कि आपको समझ में आएगा कि प्राणायाम में क्या होता है, प्राणायाम के कितने प्रकार हैं, कैसे कैसे किया जाता है। तो हठ योग में तो जो शुरुआत में बताते हैं वो अनुलोम विलोम बताते हैं, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम बताते हैं, जो अल्टरनेट ब्रीदिंग जो हम लोग बोलते हैं वो है। और उसके बाद में जो मेन इम्फेसिस हठ योग में रहती है वो है अष्ट कुंभक। जितने भी प्राणायाम हठ योग में बताए गए हैं उन सभी को कुंभक कहा गया है। और वो कौन सा कुंभक है? वो अंतर कुंभक है, सांस लेके सांस को रोकना, सांस लेके सांस को रोकना। उसमें भी मन शांत हो सकता है, लेकिन फिजियोलॉजिकली, एनाटॉमिकली अगर हम अपने शरीर की रचना और शरीर शास्त्र के हिसाब से देखेंगे तो एडवांटेज किस में है?
जो लोगों ने इसका अभ्यास किया है वो बताएंगे कि एडवांटेज बाह्य कुंभक में ज्यादा एडवांटेज। शरीर के ऊपर उसका परिणाम बोलो या मन के ऊपर उसका परिणाम बोलो, क्यों, उसका कारण क्या है? उसका कारण सिंपल है कि जब हम सांस लेते हैं तब हम लोगों को बहुत एफर्ट डालना पड़ता है। एक अगर हम देखें कि मतलब जैसे बलून को फुलाने की प्रक्रिया रहती है, ऐसे हम लोग लंग्स को फुला रहे हैं। अब ये आदत पड़ गई है, बचपन से कर रहे हैं, इसलिए अपने को कुछ एक्सर्शन नहीं लगता है। लेकिन इसको अगर समझने का है तो कभी बच्चों बच्चों ने बताया रहेगा आपको मुझे बलून चाहिए, आपने बलून लाके या बच्चे बच्चे के बर्थडे के दिन बलून फुलाए रहेंगे घर में। तो बलून को जब भी नया नया बलून लाते हैं, बलून बलून को फुलाने में हम लोगों को कितना प्रयत्न लगता है। इसीलिए हम लोग बलून को थोड़ा खींच के 3-4 बार छोड़ते हैं, ताकि बलून की इलास्टिसिटी थोड़ी बढ़ जाए और हम उसको आसानी से फुला सकें। लेकिन नया नया बलून रहता है तो बहुत एफर्ट डालना पड़ता है। इसका अर्थ क्या है, लंग्स भी बलून की तरह है। लंग्स को जब हम फुला रहे होते हैं तो एक एफर्ट लगता है, और वो एफर्ट हमारे मन को शांत नहीं होने देगा। एकाग्र हो सकते हैं, मन को अरेस्ट कर सकते हैं, पर उस जितना हम लोग कुंभक में कर पाएंगे, अब अंतर कुंभक में कर पाएंगे, उससे ज्यादा हम उसको बाह्य कुंभक में आसानी से कर सकते हैं। और बोलते हैं दुनिया में सबसे आसान चीज क्या है, तो सांस को छोड़ना। सांस को छोड़ना मतलब आप गहरा सांस लेके एक बार ऐसा साइन, एक बार सांस छोड़ी, मतलब एक शरीर में एक शांति आ जाती है, मन में एक प्रकार की शांति आ जाती है। तो सांस छोड़ना जो है, ये सबसे आसान तरीका है। आपको मैं थोड़े से टिप्स दे रहा हूँ कि कभी भी आपको अगर रिलैक्स होना है तो 1-2 गहरी सांस लेने का और धीरे धीरे सांस को एकदम पूरा छोड़ देने का, और देखने का शरीर पे क्या परिणाम हो रहा है। और ये तरीका जो मैं बता रहा हूँ, ये बहुत अधिकतर बहुत लोग, इवन एथलीट्स जो रहते हैं, जो जिम्नास्ट करने वाले हैं, वो लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं। सी दे आर एक्सेलिंग आउट फोर्सफुली, और दे आर एक्सेलिंग आउट कंप्लीटली। इस ढंग से वो अपने शरीर को वापस एनर्जी गेन करने के लिए ये टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। और कुछ चाइनीज टेक्निक्स हैं, जापानीज टेक्निक्स हैं, जैसे चाइनीज के जो ताइची बोलते हैं जिसको, या चीकुंग बोलते हैं, या जो चाइनीज टाइप के प्राणायाम है। ताइची में भी ऐसा ही होता है कि ब्रीदिंग आउट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सांस को छोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये जो एम्फेसिस दी हुई है कि सांस को छोड़ना, उसका कारण क्या है? तो स्वामी हरियानंदानंद ने क्या लिखा है इसके बारे में, कि जब हम इस प्रकार का प्राणायाम करते हैं तो हमको अनुभव होगा कि शरीर से आत्मबोध घट गया है, और हृदयस्थ आत्मा अनुभव उस निसंकल्प वाक्यहीन अवस्था में जाकर स्थित हो रहा है। मतलब आत्मबोध जो हमारा हमेशा हम लोग का शरीर के साथ जुड़ा हुआ भाव रहता है, हैवीनेस हम लोग को लगते रहती है, वो सब निकल जाएगा, ऐसे एज इफ मैं हूं ही नहीं, जैसे मेरा शरीर ही नहीं है। इस प्रकार की लघुता का अनुभव आदमी इस प्रकार के प्राणायाम में कर सकता है, जिसमें सांस छोड़ के रोका जाता है। तो इस प्रकार की भावना रेचन काल में ही हो सकती है। सांस छोड़ने में ही ऐसा अनुभव आ सकता है, सांस लेने के बाद ऐसा अनुभव नहीं आता। जब हम बहुत गहरा सांस लेके सांस को रोकेंगे तो इस प्रकार का लाइटनेस का अनुभव अक्सर नहीं होता। तो ये थोड़ी सी चीजें उन्होंने यहाँ पे बताई है। और दूसरा चीज जो मैंने बताया है कि रेचन करके उसको विधारण करना है, मतलब सांस छोड़ के उसको रोकना है। अब रोकने की गति कैसी होनी चाहिए? तो मैंने जैसे बताया 4 भाग हैं ब्रीदिंग के, सांस लेना, सांस रोक, सांस छोड़ना। ये 2 भाग हम लोग सब लोग जानते हैं। लेकिन सांस लेने के बाद जो गतिरुद्ध होता है, या सांस छोड़ने के बाद जो गतिरोध होता है, उसके बाद में हम लोग उसके बारे में ज्यादा हम लोगों ने सोचा नहीं है। क्योंकि अगर हम देखें कोई भी चीज जब एक दिशा में जा रही है, समझो अभी मेरे हाथ की तरफ देखेंगे, अभी ये हाथ अगर ऐसे जा रहा है, तो इसको अगर वापस आना है तो कैसे वापस आएगा? जब ये जा रहा है तो वापस आने के लिए उसको कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा, और रुकने के बाद वो पीछे आएगा। पीछे से फिर आगे जाने का है तो उसको वापस रुकना पड़ेगा, फिर वो आगे जा पाएगा। तो ये जो गति है, तो 4 भाग हो गए ब्रीदिंग में। सांस लिया, सांस लेना रुक जाता है, और फिर सांस छोड़ा, फिर सांस छोड़ना रुक जाता है। तो रेचन और पूरक के बीच में 2 शून्य आते हैं, 2 कुंभक आते हैं, या 2
एक पॉइंट्स आते हैं जहाँ पे कुछ भी गतिविधि नहीं होती। ये दोनों जो गतिविधियां हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है योग के अनुसार। इसको अगर हम पकड़ के रखें, इसको 1-2 सेकंड भी अगर हम कॉन्शियसली इनको पकड़ के रखते हैं, तो हमारा मन एकदम शांत हो सकता है, हमारी एकाग्रता एकदम बढ़ सकती है। तो इसीलिए प्राणायाम की परिभाषा पतंजलि ने कैसे दी है सूत्र 49 में। वहां पे उन्होंने क्या बताया, तस्मिन सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद प्राणायाम। प्राणायाम की परिभाषा दी है। प्राणायाम क्या है? प्राणायाम क्या है? सांस लेने के बाद में प्राण की गति को रोक देना, या सांस छोड़ने के बाद में प्राण की गति को रोक देना, ये प्राणायाम है। तो केवल जैसे हठयोग में बोलते हैं कुंभक, रेचक, पूरक, इस प्रकार की बातें पतंजलि में ये दोनों चीजें मिला के कही है। सांस लेके छोड़ना, सांस छोड़ के रोकना। ये जो सांस लेके रुकना और सांस छोड़ के रुकना, ये दो बातें उन्होंने कही है। तो उसमें से जो दूसरा वाला प्रकार है, वो 4 प्रकार के वो उन्होंने बताए हैं। अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम, बाह्य बाह्य वृत्ति प्राणायाम, और तीसरा तीसरा जो है स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, और चतुर्थ प्राणायाम। 4 प्राणायामों से जो दूसरा नंबर प्राणायाम है, उससे ये मिलता जुलता है जो हमने जिसकी अभी चर्चा की। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल में अभी, जैसे मैंने बताया बताया कि गति विच्छेद कहना हो कैसा होना चाहिए, तो एक छोटा सा अभ्यास हम लोग अभी कर सकते हैं कि सांस लेना है, सांस छोड़ते छोड़ते एकदम सहजता से, इतना इतना धीमे धीमे छोड़ना है और बिना झटके के सांस रुक जानी चाहिए। इसका थोड़ा सा अभ्यास करके देखते हैं तो हमको समझ में आएगा कि हम क्या बातें कर रहे हैं, किस चीज की चर्चा कर रहे हैं। तो एक 10 राउंड तक हम ये करेंगे। सांस लेना है, और हर राउंड के बाद में 3-4 बार नॉर्मल सांस ले लेंगे, और एक बार कर लेने के बाद में 3-4 बार नॉर्मल सांस ले लेंगे। तो सांस लेना है और धीरे धीरे सांस छोड़ते जाना है। तो समझिए 2 सेकंड तक आपने सांस लिया तो 4 सेकंड तक सांस छोड़ेंगे, और उसके बाद में 3-4 सेकंड तक हम सांस को रोके रखेंगे। सिर्फ ध्यान में क्या रखना है कि जब छोड़ने की गति खत्म हो रही है तो वो मर्ज हो जानी चाहिए विधारण में, रोक देने में। तो जैसे ये जा रहा है एकदम, और एकदम स्मूथली उसको रोक देना है। ट्राई करेंगे थोड़ा, एक 5 मिनट तक, 5 मिनट लगेगा। 10 राउंड करेंगे। हर राउंड के बाद में 3-4 बार नॉर्मल सांस ले लीजिए, पूरी तरह से संयत एकदम शांत हो जाने का, और फिर एक राउंड करने, फिर कुछ देर नॉर्मल सांस लेने का, फिर एक राउंड करने, ऐसे 10 राउंड हम लोग करेंगे।
एकदम धीरे धीरे खोलेंगे। अगर आप लोग प्राणायाम का ऑलरेडी अभ्यास करते हैं तो ये करने में कोई दिक्कत नहीं आई रहेगी या कोई डिफिकल्टी नहीं आई रहेगी, आसानी से ये हुआ रहेगा। तो क्या लगा, क्या अनुभव लगा, कोई अगर शेयर करना चाहे। करीबन हम लोगों ने इसको 7 मिनट तक किया, 7 या 8 मिनट लगे। अराउंड 7 मिनट्स इसको हम लोगों ने किया। थोड़ा और करते थे तो और भी अच्छा था, लेकिन पहली बार कर रहे हैं या पता नहीं मुझे, इसीलिए मैंने कहा कि नहीं, ज़्यादा नहीं करेंगे। तो क्या अनुभव लगा करने के बाद, क्या लग रहा है? सर, जो कंसंट्रेशन है, जो नासिकाग्र में कंसंट्रेशन करने के लिए कोशिश कर रही थी, सो इट्स गुड, हाँ, इज फीलिंग बेटर। दैट्स गुड। फिजिकली, मेंटली। हाँ, फिजिकली एंड हाँ, मेंटली माइंड इज फीलिंग बेटर। शांत फील हुआ। हाँ, काम फीलनेस होता है माइंड में एकदम। हाँ, सो कामनेस फील हो रहा है। हाँ, कामनेस फील हुआ। पहले जो हम हाँ, लोग करती थी तो कोई एक पर्टिकुलर जगह पे कंसंट्रेट नहीं करती थी, श्वास के ऊपर ऊपर हाँ, ध्यान देती थी। तो आज जो किया, हाँ, सो टिप ऑफ द नोज कंसंट्रेट किया, तो उसमें ध्यान थोड़ा ज्यादा ही आ रहा है। ज़्यादा। हाँ। वेरी गुड। और बाकी लोग? मेरा मन नहीं कर रहा sir. I was able to concentrate for the few 2-3 minutes. Then again the thoughts started coming in my mind, so it was, I mean, automatically happening, but I was not able to concentrate on my breathing. So it was हाँ, happening, हाँ, but again the thoughts were disturbing me. So या। again I got back. So it was on and off. It was happening. सो दिस विल हैपन, इट इज वेरी नेचुरल। बीच बीच में थॉट्स आएंगे, स्वाभाविक है। और लेकिन इसका अभी रेगुलर अगर अभ्यास करेंगे तो मन धीरे धीरे काफी स्थिर होता जाएगा। तो जो हम बोलते हैं ना कि मतलब मेडिटेशन करना चाहिए या प्राणायाम करना, तो प्राणायाम का फायदा यही है कि प्राणायाम में बहुत मतलब एक इफेक्ट है, वो हम लोग उसका फायदा उठा सकते हैं अगर ये जानकारी है तो सो और कोई शेयर करेगा, और किसी ने क्या सर, एक अनुभव चीज है सर, एक चीज जो किया? फीलिंग किया, जो आप बोले थे ना, एक श्वास लेने के बाद रुक के नॉर्मल ब्रीदिंग करके फिर प्रैक्टिस हो जाएगी। करना। हाँ। सो उसमें थोड़ा हाँ, प्रॉब्लम हो रहा था सर, क्योंकि हम लोग जब करती हूँ ना, कंटिन्यूअसली करती हूँ। सो एक बार हाँ, कंसंट्रेट हाँ, करना और एक बार ये थोड़ा सा ये हो रहा था सर। हाँ। क्योंकि ये इसीलिए सजेशन दिया क्योंकि अगर ज़्यादा देर रोका तो सांस की गति खराब नहीं होनी चाहिए। कभी कभी ज़्यादा देर सांस रोकेंगे तो फिर गहरा सांस लेते हैं, फिर समान सांस नहीं हो पाता है, असमान हो जाता है। इसीलिए ये सजेशन दिया था। अगर हम लोग को आदत है प्राणायाम रेगुलर करने की, तो एक राउंड के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा कर सकते हैं। वो और भी अच्छा है, वो डिजायरेबल है। लेकिन फिर उस उतना काउंट उतना ही रखने का कि हर राउंड हमारा कंफर्टेबल हो। एक राउंड करने के बाद में हमको डिस्कम्फर्ट नहीं लगना चाहिए। हर राउंड उतना ही कंफर्टेबल होना चाहिए जितना पहले वाला राउंड था। इसीलिए उसकी जो मात्रा है, सांस की जो मात्रा है वो कम रखनी पड़ेगी, या काउंट जो है वो कम रखना पड़ेगा। और एकदम कंफर्टेबली, मतलब शरीर में जरा भी उसमें कष्ट नहीं होना चाहिए, या ब्रीदिंग फास्ट नहीं होना हो जाना चाहिए। इसीलिए सांस की गति को मेंटेन करते एक के बाद एक कंटिन्यूअसली 10 राउंड भी हम कर सकते हैं, 15 राउंड, 25-30 राउंड तक हम लोग सेफली एट अ टाइम इसको हम लोग कर सकते हैं। पर उससे ज्यादा अभी नहीं करना चाहिए। और और काउंट जो है वो मिनिमम, मतलब 2 से लेके जो ज्यादा से ज्यादा बढ़ा के हम 3 सेकंड तक सांस लिया, 6 सेकंड तक सांस रोका, 6 सेकंड तक, 8 सेकंड तक सांस
सांस छोड़ा और फिर उसका डबल सांस रोका। तो समझो 2 सेकंड सांस लिया, 4 सेकंड सांस छोड़ा, तो 8 सेकंड सांस रोका। 3 सेकंड सांस लिया, 3 सेकंड सांस छोड़ा, तो 6 सेकंड सांस रोका। इस प्रकार से गति को बढ़ा सकते हैं, पर हर राउंड करने के बाद में वी शुड बी वेरी कंफर्टेबल। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। शरीर भी विचलित नहीं होना चाहिए, मन भी नहीं। तो नॉर्मली आदमी बहुत देर सांस रोक के रखता है, तो बाद में ऐसा होता है कि कब सांस छोड़ू, एजिटेट हो जाता है। जब हम ज्यादा देर सांस रोकते हैं तो हमारे नर्वस सिस्टम में इम्पल्सेस उठती हैं, नर्वस सिस्टम एजिटेट हो जाता है, जो ब्रेन को सिग्नल भेजता है। जब तक शरीर में ऑक्सीजन की, प्राण की मात्रा कंफर्टेबल है, तब तक नर्वस सिस्टम इम्पल्स नहीं भेजेगा, सिग्नल नहीं भेजेगा। तो 6 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड में शायद हमारा नर्वस सिस्टम सिग्नल नहीं भेजेगा, लेकिन उससे ज्यादा जब होता है तो इमीडिएटली, डेस्परेटली वो नर्वस सिस्टम ब्रेन को बोलता है सांस लो, सांस लो, सांस लो, कमांड जाता है। तो ये जो सिग्नल जाता है, ये एक प्रकार का नर्वस एजिटेशन है। ये नहीं होना चाहिए। इसको जितना जब रेगुलरली करते रहेंगे तो इसकी क्षमता भी बढ़ते जाती। फिर ऐसा होता है कि 15 सेकंड सांस छोड़ने के बाद में भी आदमी को जरा भी डिस्कम्फर्ट नहीं लगता है और सांस को रोक सकता है। पर वो सब प्रैक्टिस के ऊपर, अभ्यास के ऊपर निर्भर है। और एनीबडी वुड, किरण, यू वुड लाइक टू शेयर? सुमिता, यू वुड लाइक टू शेयर? क्या अनुभव आया? सर मन बहुत शांत हो गया, कुछ बात करने का मन नहीं कर रहा था, इसीलिए मैंने कुछ बोला नहीं। ओके, ओके, दैट्स अ नाइस थिंग, वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड एक्सपीरियंस। यस, किरण। हाँ सर, एक्चुअली मन शांत हुआ। और जैसे आपने बोला ना, नॉर्मल सांस लो, तो वो एक बहुत अच्छा रहा, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि जैसे करती हूँ नॉर्मली, तो उसमें ऐसे हो जाता है कि अरे सांस लेनी है। और इसमें जैसे हाँ, बीच में सांस ले लो, तो अपन कंफर्ट उसमें रहते हैं, बहुत ज्यादा हाँ, वो नहीं लगता कि ऐसे कि चाहिए, पर एकदम पर से मन को, चाहिए वो। मन हाँ, शांत हुआ है, मुझे मन बहुत शांत हुआ है। ओके। तो ये, अब ये जो प्राणायाम है, ये इसको मतलब पुरानी परंपरा है, बहुत ही पुराना प्राणायाम है। मतलब ये पतंजलि से आया है, इसका मतलब इसके पहले। और ये महाभारत में भी प्राणायाम का उल्लेख है। महाभारत में तो ऐसा कहा गया है कि प्राणायाम से बढ़िया तप कुछ भी नहीं है। सबसे सर्वश्रेष्ठ तप अगर कुछ है तो वो है प्राणायाम। प्राणायाम क्यों तप बोलते हैं, और तप का अर्थ क्या है? तप का अर्थ है जो पुरानी चीजों को नष्ट कर दे, जो नई चीजें चाहिए, जो आवश्यक नहीं, उनको नष्ट कर दे। तो ये प्राणायाम ऐसा ही है। हमारे शरीर में, हमारे मन में जो दूषित चीजें हैं, जो नहीं चाहिए, उनको नष्ट करने का इसमें सामर्थ्य है। तो ये जो बहुत ही पुरानी टेक्निक है। और मुझे से मालूम नहीं आप लोगों में से कितने लोग योगा इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, योगा इंस्टीट्यूट में कुछ कोर्स किया है। लेकिन योगा इंस्टीट्यूट के जो प्राणायाम है वो ज्यादातर पतंजलि के प्राणायाम के ऊपर ही आधारित है। तो जो पतंजलि के 4 प्राणायाम है, वही उसी उसी आधार पे योग इंस्टीट्यूट के प्राणायाम बनाए गए हैं। पहले वाले जो 4 है वो तो फिजिकल अपैरेट्स को 1 2 3 4 बोलते हैं। तो डायफ्राम को, इंटरकोस्टल मसल्स को, क्लेविकुलर मसल्स को तैयार करने के लिए वो इस्तेमाल होते हैं। और फिर प्राणायाम नंबर 9 है, वो अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम है, शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। लेकिन प्राणायाम नंबर 5 to 8 ये रेचक, पूरक, कुंभक इस ढंग से बताए गए हैं कि जैसे पतंजलि ने अपने प्राणायाम में बताया। तो जो योगा इंस्टीट्यूट का प्राणायाम नंबर 5 है, वो ये जो प्रच्छेदन विधारणा अभ्यास है, इससे मिलता जुलता है। तो मैंने जब भी वो सीखा था, बहुत साल पहले सीखा था, तो मैं उसका अभ्यास करता था। तो मुझे तो बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स मिले थे। तो मैंने तो मेरे गुरुजी के साथ में इसके बारे में काफ़ी डिस्कस भी किया था कि ये ऐसा प्राणायाम बहुत मदद करता है मन की स्थिति को, या मन कभी डिस्टर्ब हो तो मन को शांत करने के लिए बहुत बार इसका उपयोग होता है। तो उन्होंने भी कहा था कि अच्छा है, अगर आप कर पाते हो और ये चीज़ आप समझ पाते हो तो करना चाहिए। तो ऐसा ये पुरानी टेक्निक्स का बहुत, और ये योगियों ने बहुत अपने अनुभवों के आधार पे बहुत रिसर्च करने के बाद में ऐसी प्रक्रियाएं बताई है। अब ये तो प्राणायाम है, इसीलिए हम लोगों ने थोड़ा बहुत इसको ट्राई करके देखा। लेकिन जो हमने अभी ट्राई किया उसको रेगुलरली ट्राई करेंगे तो अपने आप एक प्राणायाम की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। आगे की जो टेक्निक है वो बहुत ही मतलब साइकोलॉजिकली सूक्ष्म, ये सब सूक्ष्म टेक्निक है। इवन ये प्राणायाम जो है ये सूक्ष्म प्राणायाम, इसमें थोड़ा बहुत तो जानकारी अपने शरीर के बारे में,
अपनी मांसपेशियों के बारे में थोड़ा होना आवश्यक। एकदम नया व्यक्ति ये नहीं कर पाएगा, थोड़ा बहुत इसके बारे में अगर अभ्यास किया रहेगा तो ही आदमी वो कर पाता है। तो इस प्रकार से, और फायदे जो हैं मैंने कहा था बहुत, मतलब इसमें बहुत फायदे हैं। किसी को अगर हाई बीपी है तो बीपी इससे कम हो सकता है, इससे नर्वस सिस्टम के ऊपर बहुत अच्छा परिणाम होता है। और दूसरी चीज ये है कि जब हम सांस छोड़ के, और जरूरी नहीं है कि पूरे लंग्स को एम्प्टी करना है, सांस छोड़ते समय कुछ हवा अगर लंग्स में रहती है और धीरे धीरे हम सांस रोक देते हैं तो वो ज्यादा और कंफर्टेबल हो जाता है और ज्यादा देर तक हम सांस को रोक सकते हैं। और कंप्लीटली लंग्स को एम्प्टी करके अगर रोकेंगे तो शायद हम उतनी देर ज्यादा रोक नहीं पाए। तो वो अब अपने शरीर के साथ हम एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, और धीरे धीरे करना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, जब हम सांस रोकते हैं तो क्या होता है, जो ऑक्सीजन हमने ली है वो डिप्लीट होना चालू हो जाती है, शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाती है। तो जब ये कहा कि मन में शांति का अनुभव हुआ, शांति का अनुभव क्यों आ रहेगा, इसको अगर मॉडर्न मेडिकल साइंस की दृष्टि से समझने का प्रयत्न करें, वैज्ञानिक दृष्टि से अगर मॉडर्न साइंस के हिसाब से समझने का प्रयत्न करें तो क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में बढ़ जाती है तो मन की थिंकिंग अपने आप कम हो जाती है। तो हम जब सांस को रोक के रख रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, ऑक्सीजन कम हो रही है, उसकी वजह से थिंकिंग प्रोसेस अपने आप कम हो जाएगा। क्योंकि थिंकिंग के लिए बहुत, इसीलिए कभी कभी आप देखो, कभी अनुभव किया रहेगा, अगर आपने प्लेन में ट्रैवल किया है तो जो लोग घबराते हैं, जो लोग बहुत चिंतित हो जाते हैं, डर जाते हैं, उनको अक्सर एयर होस्टेस लोग पहले क्या देते थे, एक ब्राउन कलर का लिफाफा देते थे। वो बोलते थे उसके अंदर आप सांस लो, सांस छोड़ो। कभी कभी किसी को उल्टी आती है तभी वो लिफाफा देते हैं। तो उसके पीछे उद्देश्य क्या रहता था कि जब वो लिफाफे के अंदर मुंह डाल के सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो जो सांस छोड़ी हुई है वही सांस वापस लेते हैं। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वो बढ़ाते हैं। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा बढ़ता है तो मन शांत हो जाता है। तो मन की एक्टिविटी को रोकने के लिए एक ये जो नेचुरल तरीका है उसका योगियों ने बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। तो कुंभक भी करेंगे तो ऐसा ही होगा, ऑक्सीजन ले लिया भरपूर, फिर सांस को रोक के रखा। कुंभक में हम शायद ज्यादा देर सांस रोक सकेंगे क्योंकि बहुत ऑक्सीजन ले लिया रहता है, तो उसके बाद में रोक सकते हैं बहुत देर तक। लेकिन होता यही है, प्रोसेस यही होता है कि उसमें भी, अंतर कुंभक में भी क्या होता है, ऑक्सीजन कम होना चालू हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ना चालू हो जाएगा। तो धीरे धीरे मन थोड़ा, और इसका और एक फायदा ये है कि ये लंग एलास्टिसिटी बहुत बढ़ जाए, खास करके जिन लोगों को अस्थमा का प्रॉब्लम है, जिन लोगों के लंग की एलास्टिसिटी कम हो गई है, वो अगर इस प्रकार का प्राणायाम करते हैं जिसमें धीरे धीरे सांस छोड़ रहे हैं और फिर कुछ देर सांस को रोक रहे हैं, तो लंग की जो एलास्टिसिटी कम हो गई है उसको वो लोग वापस पा सकते हैं। तो इट इज अ वेरी गुड प्राणायाम फॉर हेल्पिंग। क्योंकि एक लंग की कंडीशन होती है जिसको मेरे ख्याल में एम्फेसीमा है ऐसा कुछ बोलते हैं, जिसमें लंग की जो अल्वियोले है, जो बलून्स है, वो फूल के एकदम वो सिकुड़ते ही नहीं है बाद में, इतना इतना वो ये हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी फिजिकल कंडीशंस है जिसमें बहुत इसका मतलब फायदा हो सकता है, पर ये थोड़ा उच्च स्तर की टेक्निक है। तो हमने थोड़ा सा अभ्यास किया। आगे आगे की भी टेक्निक्स ऐसे थोड़ी साइकोलॉजिकल टेक्निक्स है, बहुत गहरी और सूक्ष्म टेक्निक्स है। तो आगे के जो परिक्रम है वो भी ऐसे ही थोड़े से मतलब डीप हैं। अगर आप लोग सूत्र क्लास में आने के पहले पढ़ लेंगे सूत्र को अच्छे से, तो हम समझ लेंगे तो और ज़्यादा आसानी से उसको समझने में। तो आगे की टेक्निक सिमिलर टेक्निक्स हैं। तो अब दो दो टेक्निक्स हम लोग अगले बार से करेंगे। सूत्र 39 तक परिक्रमों की बात है, और उसके बाद में फिर समापत्ति समाधि की बात है। अब इसके बारे में ये जो भी सूत्र है ये सब टेक्निकल सूत्र, थोड़ा सा फिलोसॉफिकल, थोड़ा सा डीप साइकोलॉजिकल ऐसे सूत्र है। लेकिन इनमें जो जानकारी है वो हमको अपने मन के बारे में पूरी जानकारी देती है। ठीक है, we'll leave it here. Sir, what's the Namaste ideal? everyone. Yeah. Sorry, sir. I See? wanted to know what's the ideal count for beginners? Like if someone new is starting, like this Pura Krechak, is there any like we follow The ratio will be equal? 248. 248. Okay. 248.
2 सेकंड सांस लिया, 4 सेकंड सांस छोड़ा, 8 सेकंड सांस रोका, 2 4 8। तो ये रेशियो कौन सा रहेगा? 1:2:4, 4. 1:2:4 का रेशियो। बट उसमें मिनिमम कौन बोला? 2 4 8। दिस विल बी द मिनिमम फॉर द बिगिनर। Okay. Thank Yeah. you. Sir, what will be the difference if we inhale and then retain and then exhale? Then you will not be comfortably exhaling and suspending, because here the purpose is to suspend, so we are not stopping after inhalation. But naturally, as I told you, the little stoppage is always there, Always. because when we have inhaled, yeah, but we don't have to prolong it. Here we are separately training it. Later on, after mastery is gained, what is up? There's another way of डूइंग इट। सांस लिया, रोक के रखा, सांस छोड़ा, रोक के रखा, ऐसा भी एक तरीका है। बट हियर बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन द शून्यक पार्ट, वी आर फोकसिंग ऑन द स्टॉपेज पार्ट आफ्टर एक्सेलेशन, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग इट इनहेल, एक्सेल एंड स्टॉप। Okay, we'll do it here.